हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल्थ गोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेटजू जब अपने डिसेबल्स के साथ एशियन रिवर के अंदर पहुंचे थे तो उन्हें वहां पे मौजूद सारे के सारे कॉफिन्स खाली मिले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसेटजू वापस अपनी टाइम सेट के अंदर आ चुके थे और साथ ही साथ वो वहाँ पे लिंगजू से कहते हैं जितना जल्दी हो सके मास्टर से कहो कि वो आकर मुझसे मिले। एसेटजू क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए हम देखते हैं कि लिंगजू भी तुरंत ही वहाँ पे मास्टर जूजियन को आदेश भेज देता है, जिसके चलते मास्टर जूजियन भी तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाते हैं और आते साथ ही वो वहाँ पे काफी सारे राज खोलते हैं। असल में ये सब जो कुछ भी हो रहा था एक मास्टर के खतरनाक 12 डिसेबल्स की वजह से, जिन्होंने आज से 10 लाख साल पहले भी एंशिएंट टैलेंट सेट के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और अब वो टैलेंट सेट को बर्बाद करने के लिए दोबारा से वापस आ चुके हैं। और मास्टर जूजियन ने जानबूझकर अपने डिसेबल्स की डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया था ताकि वो उन्हें पकड़ सके। ये सुनकर एसेटजू को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से से वहाँ पे उन सभी की सोल्स मास्टर जूजियन से ले लेते हैं। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन भी वहाँ से जाते जाते एक बार फिर से काफी कुछ लूट के गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सबसे पहले मोटर रूमर्स का सीन दिखाया जाता है, जिसे आप डीप स्पेस भी कह सकते हैं। वहाँ पे हम लोग एसेटजू की ड्रैगन स्टारशिप को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ एक तरफ आगे बढ़ रही थी। जबकि हम देखते हैं कि ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर फेंग वहाँ पे नाइटमेयर बीस्ट का मुकाबला करने के लिए पुशअप्स लगा रहा था, जो देखकर दिया वहाँ पे उसके पास जाकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, बेवकूफ कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पे फेंग उसे जवाब देते हुए कहता है, बहुत ही जल्द हम लोगों का यहाँ पे नाइटमेयर बीस्ट के साथ मुकाबला होने वाला है, तो मैं उनका मुकाबला करने के लिए वार्म अप कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं उन नाइटमेयर बीस्ट का मुकाबला करते हुए उन्हें मजा चखा सकूं। और ये कहकर फेंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए अब एक हाथ के साथ पुशअप लगाने लगा था, जो देखकर जियो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सर में दिमाग की जगह वो सब भरा हुआ है, बेवकूफ कहेंगे क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता नाइटमेयर बीस्ट ह्यूमंस की इमोशंस को खाते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे उनका मुकाबला करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए, ना कि अपनी बॉडी को। और ये कहकर जियो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसके ऊपर अपनी चार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे फंसाने की कोशिश करती है। और जब उसे लगता है कि फेंग धीरे धीरे उसके जाल में फंस रहा है तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उससे सवाल करते हुए पूछती है, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। तो हो सकता है जब वो नाइटमेयर बीस्ट तुम्हारे ऊपर हमला करें तो उस समय मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जिया का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि मेचूचू और बर्निक्रो भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो दोनों भी वहाँ पे फेंग का जवाब चाहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, जो देखकर तो बेचारा फेंग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं इस सब की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते कहते जब उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने बैठे हुए एसेटजू के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, सच कहूँ तो मुझे इस बात का डर है कि अब मास्टर मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते। और ये कहकर फेंग अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद एसेटजू आज उसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करेंगे। पर एसेटजू तो वहाँ पे उसके सवाल का कोई जवाब भी नहीं देते। इवन इस दौरान हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नाइटमेयर बीस्ट की थी, जो कि वहाँ पे घबराते हुए एसेटजू की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस नाइटमेयर बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर फेंग वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए कहता है, लो वो नाइटमेयर बीस्ट ने हमला कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे फेंग के ऊपर हमला करने की बजाय उल्टा उसके स्पीयर के साथ जाके चिपक जाता है और एसेटजू के सामने अपना सर झुकाकर वहाँ पे रोते हुए कह रहा था, एसेटजू फाइनली आप आ गए, हम न जाने कितने लंबे अरसे से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। और ये कहकर वो वहाँ पे रोते हुए एसेटजू से कहता है, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे खत्म कर दीजिए। उस नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर फेंग उसको सर से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूर हुआ करते थे, तो अब क्या हो गया, तुम इस तरह से एसेटजू के सामने आकर खुद अपनी मौत को दावत क्यों दे रहे हो। इस पे वो नाइटमेयर बीस्ट रोकर जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि हम लोगों को एसेटजू से बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर उन्होंने खुद हमें मारना शुरू किया तो वो बहुत ही ज्यादा भयानक मौत देते हैं। इससे अच्छा होगा कि मैं पहले यहाँ पे एसेटजू के पास आकर उनके हाथों से मारा जाऊं, हो सकता है कि मुझे थोड़ी बहुत अच्छी मौत मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। उस नाइटमेयर बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ये वहाँ पे आगे बढ़कर उसे घूरती हुई कहती है, तुम सच तो कह रहे हो ना, या फिर इस सब के पीछे तुम्हारी कोई चाल है। उस नाइटमेयर बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे कोर्ट रूम में उन सभी लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं, ये मेरी वजह से नहीं डर रहा बल्कि उन दोनों डीमन किड्स की वजह से डर रहा है। एसेटजू कैसा कहती हम लोगों को वहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नाइटमेयर बीस्ट उन डीमन किड्स से बचते हुए एक जगह पे जाके छुप गया था, क्योंकि वो डीमन किड्स सिर्फ खेलने के लिए एक एक करके नाइटमेयर बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म करते जा रहे थे। वो डीमन किड्स यानी कि चैंगमिंग वहाँ पे आते सारे ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं और सभी नाइटमेयर बीस्ट को धमकी देते हुए कहते हैं, जब तक ये ड्रम बज रहा है तुम सभी को हमारे साथ खेलना होगा। और जैसे ड्रम बजना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि चैंग वहाँ पे आगे आगे बढ़कर के नाम पर बेचारे और नाइटमेयर बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। और जब वो वहाँ पे आखिरी नाइटमेयर बीस्ट के ऊपर हमला करता है तो बेचारा वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि हम लोग सिर्फ तब तक ही खेलेंगे जब तक ये ड्रम बजता रहेगा, पर अब तो ड्रम बजना बंद हो चुका है। उस नाइटमेयर बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए
हुए कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? सॉरी मेरे दोस्त, माफ करना, पर मैं तो भूल गया कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। और जब आखिरी नाइटमेयर बीस्ट भी वहाँ पे मारा जाता है तो चैंग वहाँ पे उदास होते हुए मिंग से कहता है, ये गेम तो बहुत जल्द खत्म हो गया, जबकि मैं थोड़ी और देर इसका मजा उठाना चाहता था। चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उसे कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम इस गेम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और जब वो दोनों अपने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग स्पिरिचुअल केजेस का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे बंद कर रखा था। और जैसे बेचारे उन नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे एहसास होता है कि अब अगला नंबर उनका है तो वो वहाँ पे घबराते हुए कह रहे थे, प्लीज हमें मत मारो, हमारा कसूर क्या है, हमें बता तो दो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे साथ साथ एंसेटाजू को अपनी मदद के लिए भी बुला रहे थे। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे अपनी आंखों पे हाथ रख के सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अब अगला नंबर किसका होगा। और वहाँ पे उनमें से एक केज को सिलेक्ट करने के लिए मिंग वहाँ पे कोई डीमन पोएट गाना शुरू कर देती है। वहाँ पे वो अपनी फिंगर को चारों तरफ फैलाते हुए कह रही थी, अब आगे हमारे साथ कौन खेलना चाहेगा। और इस बार बेचारे जिस नाइटमेयर बीस्ट की बारी आती है उसका सर बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर मिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओह ये तो बिग डीमन हेड है। और ये कहकर वो वहाँ पे उस नाइटमेयर बीस्ट को पकड़ते हुए उसका मुंह वहाँ पे पूरा खोल देती है। और जैसे मिंग वहाँ पे उस नाइटमेयर बीस्ट का मुंह खोलती है तो चैंग वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे कहता है, सिस्टर इसके दांत तो देखो कितने ज्यादा कमाल के हैं, क्यों ना मैं इन्हें बाहर निकाल कर तुम्हारे लिए एक माला बनाऊं। और ये सब कुछ वहाँ पे एंसेटाजू को बताते बताते वो नाइटमेयर बीस्ट एक बार फिर से रोना शुरू कर देता है। उस नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे सर से रोते हुए देखकर ये वहाँ पे उसके पास जाकर उसे सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों? क्या तुम लोगों ने उनके खिलाफ कोई साजिश की थी? डिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, हम भला उनके खिलाफ क्या साजिश कर सकते थे, हम लोगों ने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो लोग वहाँ पे क्यों आए और क्यों हम लोगों को मार रहे हैं। और ये कहकर वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे एक बार फिर से एंसेटाजू के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, सिस्टर अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए। लेकिन अभी वो वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हवा में उन दोनों डीमन किड्स की आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे हंसते हुए एंसेटाजू से कह रहे थे, बिग ब्रदर जू यंग ये पिछली कितनी देर से आपसे मदद की भीख मांग रहा है, प्लीज इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाइए ना, हम भी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, हम भी तो आपके साथ खेलना चाहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि उन दोनों की आवाज सुनकर बेचारा वो नाइटमेयर बीस्ट तो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसका तो चेहरा ही वहाँ पे सफेद पड़ गया था और वो डर के मारे वहाँ पे घबराते हुए कह रहा था, वो लोग दोबारा आ रहे हैं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे डर के मारे वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर फेंग वहाँ पे अपने स्पीर को चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इस तरह से छुप कर हम लोगों को धमकी देते हुए हमें डरा दोगे? अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि एंसेटाजू जो कि अपने हेलगुड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए चाय पी रहे थे, वो भी अचानक से वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर कोल्टून में उन लोगों से कहते हैं, वो सारी बोन्स मेरे हवाले कर दो। एंसेटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे थोड़ा उदास होकर जवाब देते हुए कहते हैं, ओह तो ब्रदर जू यंग को पहले से पता था कि वो बोन्स हमारे पास है, हमें लगता है कि अब खेलने में ज्यादा मजा नहीं आने वाला। उन लोगों के ऐसा कहते कहते ही हम देखते हैं कि एंसेटाजू अपने हेलगुड वाले सिंहासन के ऊपर से उठ जाते हैं और वो अचानक से आगे बढ़कर अपने हाथ को स्पेस के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन डीमन किड्स को छीनकर बाहर निकाल आते हैं। एंसेटाजू के अचानक इस हमले की वजह से वो दोनों वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से बुखला जाते हैं। इवन मिंग तो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हिट किया। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग अचानक से वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और वो एंसेटाजू यंग से कहता है, ब्रदर जू यंग अगर तुम्हें वो हड्डियां चाहिए तो वो हड्डियां यहाँ पे है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आकर लेके दिखाओ। उन दोनों डीमन किड्स को देखकर फेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या ये दोनों तो मामूली से शरारती बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि एंसेटाजू वहाँ पे लोगों को बहुत ही गौर से देख रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे एंसेटाजू यंग से कहती है, ब्रदर जू यंग आ जाओ और आकर हमारे साथ लुका छुपी का गेम खेलो। लेकिन अभी वो दोनों शरारती बच्चे वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहे थे कि इस दौरान हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहाँ पे जिस चट्टान के ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे, एंसेटाजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के हाथों को उस बड़ी सी चट्टान के साथ ही चिपका देते हैं, जो देखकर तो वो दोनों वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से बुखला जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहते हैं, छोड़ दो हमें, ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। जिसमें एंसेटाजू वहाँ पे कोर्टून में उन दोनों से कहते हैं, तो तुम दोनों मेरे साथ खेलना चाहते थे तो चलो अब असली गेम खेलते हैं। और ये कहकर जैसे एंसेटाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चुटकी बजाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और वो सारी की सारी चट्टानें वहाँ पे चकनाचूर हो जाती है और उससे निकलने वाला और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एंसेटाजू के डिसेबल्स तक को वहाँ पे पीछे हटना पड़ता है, जो देखकर लिंगू वहाँ पे खुद को संभाल कर एंसेटाजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मास्टर इन दोनों शरारती बच्चों ने हर जगह पे तबाही मचा रखी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दोनों को अच्छी तरह से मजा चखाइएगा। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेटाजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, जो देखकर फेंग वहाँ पे अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहता है, एंसेस्टर अगर आप कहो तो मैं आपके लिए इन्हें मजा चखा सकता हूँ। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेटाजू की उस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से गेट ऑफ वर्डवर्स भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते साथ
साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे फिफ्थ रियलम के 2 गार्डियंस अपीयर होते हैं जिनके नाम लेफ्ट राइट थे। वो दोनों आते साथ ही वहाँ पे चिल्लाते हुए सटजू से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेट ऑफ वाटरवेस को डिस्ट्रॉय करने की। उन दोनों गार्डियंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, ये हमारा काम नहीं है बल्कि ये काम 2 शरारती बच्चों ने किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो दोनों गेट ऑफ रूएंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद बहुत ही चालाकी से फिफ्थ रियलम के अंदर एंटर कर चुके हैं। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, बहाने मत बनाओ, हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये तुम लोगों का ही काम है, क्योंकि तुम लोगों के अलावा हम लोगों को यहाँ पे और किसी का भी और महसूस नहीं हो रहा। गेट ऑफ वाटरवेस से हमारे फिफ्थ रियलम के अंदर आने जाने का रास्ता था जिसे तुम लोगों ने तोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ा